हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल, जो कि पता ही है। तो आज की वीडियो में हम आपके अगले एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 7.2 के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले के जितने भी एक्सरसाइज, जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सभी का प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उनको अगर अभी तक नहीं देखा हुआ है तो वहाँ से जाकर देख लो। और नोट्स के लिए बार बार कमेंट या मैसेज मत किया करो, ठीक है। उसके लिए मैंने भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिए, तो वहाँ से जाकर नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। आज की ये वीडियो एक्सरसाइज 7.2 के ऊपर रहेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि मैं इस चैप्टर को ना थोड़ा तेज़ पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और काम ज़्यादा है। इस वजह से मैं इस एक्सरसाइज को थोड़ा तेज़ पढ़ाऊंगा। अगर तुम्हें लगे कि एक्सरसाइज में ज़्यादा तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो उसको वीडियो की जो स्पीड होती है उसको थोड़ा धीरे कर लेना और उसके ऊपर देख लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेनली इस एक्सरसाइज में हमें अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ना है कि अभिप्रेरणा क्या होता है, वित्तीय क्या होता है, अवित्तीय क्या होता है, ठीक है। आगे इस एक्सरसाइज में हम जानेंगे कि अभिप्रेरणा के जो जो बता रखे हैं वित्तीय और अवित्तीय, इनके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और अभिप्रेरणा के बारे में जान लेते हैं कि अभिप्रेरणा क्या होती है। इसका अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो वांछित उद्देश्य प्राप्ति हेतु लोगों में उत्तेजना पैदा कर देती है। कहने का मतलब कि अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जो वांछित उद्देश्य प्राप्ति के लिए वो लोगों में उत्तेजना पैदा कर देती है। एग्जाम्पल दूं इसका मैं जैसे कि तुम्हें कुछ काम है और किसी व्यक्ति से चाहते हो कि वो काम करते हैं, तो तुम उसको डायरेक्ट बोलोगे कि भाई मेरा यार ये काम कर दे, तो वो क्या करेगा, बोल देगा भाई मेरे पास टाइम नहीं है, जाना फालतू काम करने का टाइम नहीं, मना कर देगा। लेकिन वही काम करवाने के लिए तुम उससे बोलोगे कि भाई मेरा ये तू काम कर दे यार, अभी काम कर देगा तो मैं तेरे को अभी अभी के अभी 10 रुपये दे दूंगा। तो वो भाई 10 रुपये की लालच के चक्कर में क्या करेगा, वो आपका काम फट से कर देगा और बोलेगा ला भाई मेरे 10 रुपये दे। तो ये जो तुमने इसको दिया, ये एक तरीके से अभिप्रेरणा ही है, ठीक है। तो ये एक तरीके से तुमने उसको अभिप्रेरित किया अपने काम को करने के लिए, ठीक है। ये प्रकार है, आगे चल के हम इनको पढ़ेंगे कि टाइप्स में क्या क्या होते हैं, उसमें ये भी आएगा, मौद्रिक अमौद्रिक सब चीज़ आएंगी आगे चल के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभिप्रेरणा का मतलब यही है कि वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों में उत्तेजना पैदा करना, ठीक है, ताकि वो काम को जल्दी जल्दी करें, ठीक। ये वो अभिप्रेरणा कहलाती है। क्या है अभिप्रेरणा की विशेषताएं? सबसे पहला, अभिप्रेरणा एक आंतरिक अनुभव है। अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जो व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है, ठीक है। अभिप्रेरणा जो है एक आंतरिक अनुभव है, इसको बाहर से नहीं देखा जा सकता है कि हाँ इसमें अभिप्रेरणा है या नहीं है। वो बात अलग है कि जो अभिप्रेरित व्यक्ति होता है वो काम ज़्यादा अच्छे से करता है, देख के पहचाना जा सकता है कि हाँ ये व्यक्ति अभिप्रेरित है। लेकिन हम ऊपर से नहीं देख सकते। जैसे किसी व्यक्ति को देख सकते हैं कि ऊपर से उसने आज ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई है, फिर हो सकता है ब्लैक कलर की पहनी हुई है, तो ये जो ऊपर हमें दिखाई देता है ना, इस तरीके से हम अभिप्रेरणा को नहीं देख सकते। कहने का मतलब कि अभिप्रेरणा जो है एक, इसको हम अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। अगला है, अभिप्रेरणा से लक्ष्य प्राप्ति व्यवहार पैदा होता है। अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो कर्मचारियों को उद्देश्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करती है। उदाहरण पदोन्नति, ठीक है। जो अभिप्रेरणा है, इससे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या होता है, लोगों को प्रेरित किया जाता है। इसलिए इसको यहाँ पर कहा गया है कि अभिप्रेरणा से लक्ष्य प्राप्ति व्यवहार पैदा होता है। मतलब कि लोगों को काम को ज़्यादा अच्छे से करने के लिए, जल्दी करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 10 रुपये वाला, किसी व्यक्ति को 10 रुपये दो और बोलो कि भाई मेरा ये काम कर दो, तो तुरंत ही कर देगा। तो वो भी एक तरीके से अभिप्रेरित हुआ, 10 रुपये के लिए अभिप्रेरित हुआ। वो तुम्हारे काम को करने के लिए अभिप्रेरित नहीं हुआ, वो अभिप्रेरित 10 रुपये लेने के लिए हुआ, जिसकी वजह से उसने तुम्हारा काम किया। इसी प्रकार से किसी भी काम को करवाने के लिए कई तरीके हैं जिनका प्रयोग करके हम लोगों को अभिप्रेरित करते हैं और अपना काम करवा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है पदोन्नति। पदोन्नति मतलब कि प्रमोशन, ठीक है। ये भी एक क्या है, अभिप्रेरणा का माध्यम है, जिसके तहत हम अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित करते हैं, जिससे कि वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं, ठीक है। तो ये पदोन्नति क्या है, एक एग्जाम्पल है, मतलब कि एक टाइप है जिसके वजह से लोग अभिप्रेरित होते हैं। आगे चल के हम इनके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेन इसमें ये बताया गया है कि अभिप्रेरणा से लक्ष्य प्राप्ति का व्यवहार उत्पन्न किया जा सकता है किसी में भी, ठीक है। अगला है, अभिप्रेरणा सकारात्मक तथा नकारात्मक हो सकती है। अभिप्रेरणा की दृष्टि से कर्मचारी दो तरह के होते हैं, काम करने वाले और कामचोर। जो काम करने वाले होते हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, जो सकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाता है। और जो कामचोर होते हैं उन्हें पदोन्नति, निष्कासन आदि से डराकर प्रोत्साहित करते हैं, जो नकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाता है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक।
सकारात्मक अभिप्रेरणा तो वो हुई जो अभी तक हम ऊपर एग्जाम्पल देते हुए आए हैं कि भाई 10 रुपये दे रहा हूँ मैं तेरे को, तू मेरा ये काम कर दे, वो करने के लिए तैयार हो गया। ऐसे ही नीचे वाले में एग्जाम्पल दिया, भाई काम को करोगे तो तुम्हारी पदोन्नति हो जाएगी, मतलब तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। ये भी क्या हुआ, सकारात्मक क्या हुआ, अभिप्रेरणा हुआ। सकारात्मक अभिप्रेरणा वह प्रेरणा होती है, वह अभिप्रेरणा होती है जिसमें लोगों को फायदा होता है, ठीक है, लोगों को हानि नहीं होती। और नकारात्मक अभिप्रेरणा वह अभिप्रेरणा होती है जिसमें कर्मचारी को हानि होती है, जैसे कि पदाउन्नति। पदाउन्नति का मतलब कि एक तो होता है प्रमोशन करके ऊंचे पोस्ट पे ले जाना, ठीक है, और पदाउन्नति का मतलब होता है किसी व्यक्ति को ऊंचे पद से नीचे पद पे ट्रांसफर कर देना, ठीक है। पदोन्नति का मतलब पद बढ़ना, और पदोन्नति का मतलब पद घटना, ठीक है। मतलब कि एक का पद बढ़ रहा है, एक का पद घट रहा है। तो अगर किसी व्यक्ति जो कि काम नहीं कर रहा है, काम चोरी करता है, तो उसको अभिप्रेरित कैसे किया जाए, उसको इसको डराया जाता है एक तरीके से। ये तो डर ही है पदोन्नति निष्कासन की, काम करो नहीं तो तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा या तुम्हारा पद घटा दिया जाएगा। ये सब एक तरीके के डर है, नकारात्मक है, ठीक है। इससे कर्मचारियों को नुकसान होता है। तो जिस मतलब कि जिस अभिप्रेरणा से कर्मचारियों को नुकसान हो वह नकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है, और जिस अभिप्रेरणा से कर्मचारियों को लाभ हो वह सकारात्मक क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। क्या बताया मैंने, जिस अभिप्रेरणा से कर्मचारियों को फायदा हो वह सकारात्मक कहलाती है, सकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है। और जिस अभिप्रेरणा से कर्मचारियों को घाटा हो वह नकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है अभिप्रेरणा एक जटिल प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा एक जटिल प्रक्रिया है। एक संगठन में विभिन्न प्रकृति के लोग काम करते हैं और सभी की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। इसलिए सभी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक तथा अमौद्रिक विधि का प्रयोग किया जाता है। मौद्रिक और अमौद्रिक भी दो प्रकार हैं, विधि है जिसके तहत लोगों को अभिप्रेरित किया जाता है। मौद्रिक क्या होता है और अमौद्रिक क्या होता है, ये आगे चल के हम एक एक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन बता देता हूँ मौद्रिक का मतलब क्या होता है। मौद्रिक का मतलब होता है पैसों से, और अमौद्रिक का मतलब होता है बिना पैसों के, ठीक। इनको आगे चल के डिस्कस करेंगे कि बिना पैसे के कैसे हम किसी को अभिप्रेरित कर सकते हैं, और पैसों से कैसे अभिप्रेरित कर सकते हो वो तो मैंने बता ही दिया। एग्जाम्पल जैसे किसी को बोलो कि भाई मैं 10 रुपये दूंगा तो मेरा यह काम कर दे, तो वो क्या हो गया, अभिप्रेरित हो गया। और किसके वजह से हुआ, मौद्रिक की वजह से हुआ, ठीक। ऐसी ही अमौद्रिक भी है, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो अभिप्रेरणा जो है एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मास्लो की आवश्यकता, प्राथमिकता, विचारधारा। जो मास्लो की आवश्यकता है वह प्राथमिकता क्या है उसकी जान लेते हैं। मान्यता क्या है, मास्लो की क्या मान्यता है, लोगों का व्यवहार उनकी आवश्यकताओं से अभिप्रेरित होता है। मास्लो यह मानता है कि लोगों का व्यवहार जो होता है वह उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रभावित होता है, ठीक। क्योंकि लोगों का व्यवहार अगर उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रभावित नहीं होता तो फिर कोई भी व्यक्ति दूसरे का काम नहीं करता है, ठीक। अगर किसी व्यक्ति को पैसे की जरूरत ना पड़े तो वो क्यों दूसरे के पास जाएगा काम करने, ठीक। लेकिन लोगों को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वह दूसरों के पास जाके काम करते हैं, ठीक है। तो ये लोगों की आवश्यकता है जिसके अनुसार लोग अपना व्यवहार व्यक्त करते हैं। दूसरा है लोगों की आवश्यकताएं अनेक हैं, उनका क्रम निर्धारित किया जा सकता है। कहने का मतलब बताया गया यहाँ पर मास्लो द्वारा कि लोगों की आवश्यकताएं, इच्छाएं तो बहुत है लेकिन हम उनका क्रम निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सी इच्छा पहले पूरी होगी, कौन सी इच्छा बाद में पूरी होगी, कौन सी इच्छा बाद में होगी, कौन सी इच्छा उसके बाद होगी, ठीक। इस तरीके से हम करके उनका क्रम निर्धारित कर सकते हैं। अगला बताया है कि लोग अगली आवश्यकता पर तभी जाते हैं जब पहली आवश्यकता संतुष्ट हो जाए। कहने का मतलब कि लोगों के पास बहुत सारी इच्छाएं हैं, जैसे कि एक ये है, एक ये है, एक ये, 3 इच्छाएं मान लेते हैं फिलहाल। तो लोग पहला, जब तक पहली इच्छा पूरी ना हो जाए, संतुष्ट ना हो जाए, तब तक वो दूसरे पे नहीं जाएगा। मास्लो यह बता रहा है कि लोगों की बहुत सारी इच्छाएं हैं, ठीक है, लेकिन जब तक वो एक अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर लेते दूसरी इच्छा की तरफ नहीं जाते, ठीक है। तो ये 3 मान्यताएं हैं जो कि मास्लो ने बताई है। कौन कौन सी, लोगों का व्यवहार उनकी आवश्यकता से प्रभावित होता है, लोगों की आवश्यकताएं अनेक हैं लेकिन हम उनका क्रम निर्धारित कर सकते हैं, और तीसरा, लोग अगली आवश्यकता पर तभी जाते हैं जब उनकी पहली आवश्यकता संतुष्ट हो जाए या पूरी हो जाए, ठीक है। पेपर में ये 3 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या एक एक नंबर वाले में भी इनमें से कोई सा भी एक पॉइंट पूछ लिया जाता है, तो इसको जरूर पढ़ लेना आवश्यक है। मास्लो की मान्यता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं मास्लो के अनुसार आवश्यकता क्रम, ठीक है। इसने बताया ना यहाँ पर कि लोगों की आवश्यकता के क्रम को हम निर्धारित कर सकते हैं, तो हम देख लेते हैं कि अब मास्लो ने कौन सा क्रम निर्धारित किया है, ठीक है।
कि मनुष्य को कौन सी इच्छा पहले पूरी करनी है, कौन सी उसके बाद, कौन सी उसके बाद, मतलब कि मास्लो ने कौन कौन सी बताई हैं कि लोगों की इच्छा को किस क्रम में लगा सकते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहला है शारीरिक आवश्यकता। इस श्रेणी में वे आवश्यकताएं सम्मिलित की जाती हैं जिनको मनुष्य के जीवित रहने के लिए सबसे पहले संतुष्ट किया जाता है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। किसी भी व्यक्ति की जो सबसे पहली आवश्यकता होती है वो शारीरिक आवश्यकता होती है, और शारीरिक आवश्यकता में क्या क्या आता है? रोटी, कपड़ा और मकान, जिससे कि वह अपने जीवन का निर्वाह कर सके। शारीरिक आवश्यकताएं वह आवश्यकताएं होती हैं जिनसे लोग अपना जीवन चला सकें, ठीक है। और जीवन चलाने के लिए मेनली तीन ही चीज़ होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। जब तक व्यक्ति के पास रोटी ना हो तो वो आगे नहीं जाएगा। जब रोटी की मिल जाएगी उसके पास, फिर वो कपड़ा के बारे में सोचेगा, फिर वो मकान सोचेगा कि अब रहने के लिए भी हो जाए। ये तीनों ही चीज़ें हो जाएंगी तब फिर वो आगे बढ़ेगा और अगली आवश्यकता के ऊपर जाएगा, जो कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहली आवश्यकता कौन सी है? शारीरिक आवश्यकता, जिसमें कि व्यक्ति रोटी, कपड़ा और मकान की तलाश में खोजता रहता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगली आवश्यकता है उसकी सुरक्षा व बचाव की आवश्यकता। जब पहली आवश्यकता उसकी पूरी हो गई, ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया, अब उसके बाद सुरक्षा व बचाव की आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता संतुष्ट हो जाने के बाद मनुष्य का ध्यान अपनी सुरक्षा की ओर जाता है। सबसे पहले तो मनुष्य ये चाहेगा कि मेरे को रहने का घर तो मिल जाए, खाने के लिए रोटी मिल जाए, पहनने के लिए कपड़े मिल जाए। ये उसकी पहली आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता में जब ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो फिर वो ये सोचता है कि अब मैं सुरक्षित रहूँ, मतलब मेरे से कोई लड़ाई झगड़ा ना करे, मेरे को ऐसा नहीं कि कोई भी आगे कभी भी मार के चला जाए, ठीक है। तो मतलब कि वो हर तरीके से अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। तो दूसरी आवश्यकता क्या है? सुरक्षा व बचाव की आवश्यकता, ठीक। तीसरी है संबंधन व सामाजिक आवश्यकताएं। इसका अभिप्राय इसने दूसरों से जुड़ना, मित्रता की आवश्यकता है। तीसरी आवश्यकता में व्यक्ति दूसरों से जुड़ना पसंद करता है, ठीक है। दूसरों से स्नेह करना, प्रेम करना, मित्रता करना, ठीक है। मतलब एक दूसरे से मिलना जुलना, मित्रता करना, ये सारी चीज़ें, एक दूसरे से बात करना, आस पास में रहना, मिलजुल कर रहना, अड़ोस पड़ोस में भी बहुत सारे, मतलब जितने भी एक दूसरे से मिलजुल कर बातचीत करते हैं वो सारी चीज़ें संबंधन व सामाजिक आवश्यकताएं में आती हैं, ठीक। तीसरा, चौथा, सम्मान की आवश्यकता। सबसे पहली आवश्यकता कौन सी थी उसकी? शारीरिक सुरक्षा, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान। दूसरी आवश्यकता सुरक्षा व बचाव की आवश्यकता, जिसमें वो खुद को सुरक्षित बचाता है, ठीक है, सुरक्षित करता है। तीसरी आवश्यकता में वो अपने आसपास के दोस्त मित्रों से मिलना, बातचीत करना, हेलो हाय करना, ये सारी संबंधन व सामाजिक की आवश्यकता तीसरी में आती हैं। अब चौथी में आ जाती हैं सम्मान की आवश्यकता। इसका अभिप्राय आत्मसम्मान, स्वायत्ता, पद की पहचान की आवश्यकताओं से है। मतलब कि पहले ही आवश्यकता उसकी पूरी हो गई, रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया, ठीक। दूसरा, सबसे पहले उसने अपना घर बना लिया, ठीक। उसने अपने घर को सुरक्षित कर लिया, ठीक। अब घर है उसके पास, घर सुरक्षित हो गया। अब वो अकेले रहेगा कैसे? किसी ना किसी से तो अगल बगल में बातचीत करेगा, हाँ भाई क्या हाल चाल है तेरे, बाहर भी निकलो कोई मिल जाता है, ठीक है। तो सामाजिक उसके संबंध भी स्थापित हो गए, ठीक। अब उसके बाद आती है सम्मान की आवश्यकता। सम्मान की आवश्यकता इसके बाद ही क्यों आई? क्योंकि कोई भी व्यक्ति समाज में खुद को बड़ा दिखाना चाहता है। खुद को बड़ा तो तभी दिखाएगा ना जब देखने वाले हों। तो देखने वाले पहले आएंगे, क्योंकि देखने वाले होंगे तभी तो दूसरे को दिखाएगा वो। इसलिए सम्मान और सम्मान की आवश्यकता सामाजिक व संबंध की आवश्यकता के बाद आता है। कहने का मतलब पहले वो लोगों से जुड़ता है, सामाजिक संबंध स्थापित कर लेता है, फिर वो उस समाज में अपने आप को सबसे ऊंचा दिखाना चाहता है, सबसे बड़ा दिखाना चाहता है, जिसके लिए उसको सम्मान की आवश्यकता पड़ती है। और उसके लिए वो क्या करता है? आत्मसम्मान, कि हाँ भाई मैं हूँ सबसे बड़ा, सबसे अमीर मैं हूँ। पद, पहचान, हाँ भाई मैं इस पद पे काम करता हूँ। अगर कोई पूछ ले भाई तू कहाँ काम करता है, तो अगर कोई छोटा पद हो, अगर व्यक्ति कहीं छोटी मोटी नौकरी करता है तो उसको बताने में भी शर्म आती है, ठीक है। वही सम्मान की आवश्यकता कहलाती है। अगर तुमसे कोई पूछ ले, हाँ भाई पेपर में कितने नंबर आ गए, अगर तुम्हारे नंबर अच्छे आए होंगे 90 प्लस, तो तुम चौड़े होकर बोलोगे हाँ भाई 90% आए मेरे तो ये क्या है? ये तुम्हारा सम्मान हो गया। ये हाँ एक तरीके से तुम्हारा सम्मान दिखता है। अगर यही तुम्हारे परसेंट कम आए होते, 30-40 आए होते, तो तुम्हें खुद को ही शर्म आती बताने में कि भाई मेरे 30% है, तो वो भी बोलता है अबे जान है क्या 30% लेके आया है। तो ये सम्मान हो गया एक तरीके से, ठीक है। इसमें लोग आप एक आपस में ही एक दूसरे को बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक। और लास्ट में जो अंतिम है वो है आत्म प्राप्ति की आवश्यकता। इसका अभिप्राय एक व्यक्ति की क्षमता को उच्चतम स्तर तक ले जाने की चाह से है, ठीक है। मतलब कि ये व्यक्ति अपनी क्षमता,
मतलब उसके पास जितनी क्षमता है ना, उस सारी क्षमता को लगा कर किसी कार्य को पूरा करना। स्पेशलिस्ट बन जाना, जैसे बोलते हैं ना, किसी भी काम के लिए क्या है, विशेषज्ञ है। तो वो क्या करता है, विशेषज्ञ बनने के लिए क्या करना होता है, व्यक्ति के पास जितनी क्षमता होती है वो सारी क्षमताओं को काम में लगा के और फिर अपने आप को उच्चतम स्तर तक ले जाता है, जिससे हाई लेवल भी बोल सकते हैं, जहाँ पर व्यक्ति पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाए कि अब मुझे इसके बाद अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति होता है, उसको हमेशा पैसा ही चाहिए, पैसा ही चाहिए, पैसा ही चाहिए, तो वह व्यक्ति एक पॉइंट पे जाके रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि उसकी आत्म प्राप्ति हो चुकी होती है, वो संतुष्ट हो गया होता है हर चीज़ से कि अब इसके बाद अब मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो जब वो लेवल आ जाता है तो उसको हम आत्म प्राप्ति की आवश्यकता कहते हैं। मतलब कि अब इसके बाद व्यक्ति की इच्छा नहीं रह जाती। ठीक, ये सारी इच्छाएं थी जो कि मास्लो ने क्रम निर्धारित की है। ठीक है, कौन कौन सी, पहला शारीरिक सुरक्षा, दूसरा सुरक्षा व बचाव की आवश्यकता, तीसरा संबंधन व सामाजिक की आवश्यकता, चौथा समाज की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, और पांचवा आत्म प्राप्ति की आवश्यकता। तो ये 5 आवश्यकताएं हैं जो कि मास्लो ने निर्धारित की है, और पेपर में इनमें से जरूर एक प्रश्न 100% पूछा जाता है, तो इनको जरूर पढ़ के जाना। ठीक, अब देख लेते हैं मौद्रिक और अमौद्रिक प्रेरणाएं क्या होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले मौद्रिक प्रेरणा। मौद्रिक प्रेरणा को ही वित्तीय प्रेरणा भी कहते हैं। इसका अभिप्राय उन प्रेरणाओं से है जो प्रत्यक्ष मुद्रा के रूप में होती हैं तथा जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, तथा ये कर्मचारियों की शारीरिक व सुरक्षा की आवश्यकता संतुष्ट करती हैं। मौद्रिक प्रेरणाएं वह प्रेरणाएं होती हैं जिनको हम पैसों के रूप में देखते हैं। ठीक है, मतलब कि जो पैसे होते हैं, रुपए होते हैं, उन्हीं को हम मौद्रिक प्रेरणाएं कहते हैं। तुम्हें पूरी परिभाषा की निचोड़ बता रहा हूँ कि मौद्रिक प्रेरणा वह प्रेरणा होती है जो कि पैसों से होती है। ठीक है, जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। कहा है ना यहाँ पर, तो मुद्रा के रूप में किसको मापोगे, पैसे को ही नापोगे, मुद्रा को ही नापोगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि कर्मचारी की शारीरिक व सुरक्षा की आवश्यकता संतुष्ट होती है। पैसों से क्या होता है, व्यक्ति की जीवन चल जाती है, रोटी कपड़ा मकान मिल जाता है, और उस पैसों से अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। ठीक है, तो ये 2 आवश्यकताएं मनुष्य की मौद्रिक प्रेरणा से पूरी हो जाती है। ठीक है, तो मौद्रिक प्रेरणा क्या होती है, पैसों से किसी को अभिप्रेरित करना मौद्रिक प्रेरणा कहलाती है। ठीक, आगे देखते हैं। अब है मौद्रिक प्रेरणा की कौन कौन सी होती हैं। तो अब देखेंगे हम कि वित्तीय और मौद्रिक प्रेरणाएं कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है वेतन व भत्ते। मतलब कि मौद्रिक प्रेरणाएं के एग्जाम्पल्स बता रहा है यहाँ पे क्या क्या होती हैं। वेतन भत्ते, ठीक है, सैलरी वगैरह देकर किसी को भी हम अभिप्रेरित कर सकते हैं। उत्पादकता मजदूरी, जो डेली बेसिस पर काम करते हैं उनको मजदूरी के बेस पे हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगला बोनस, पता होगा आपको, होली के दिवाली के टाइम पर बोनस मिलती है। लाभ सहभागिता। लाभ सहभागिता का मतलब होता है कंपनी को जितना भी लाभ होता है उसमें से कुछ कर्मचारियों में बांट देना। कर्मचारियों को तो सैलरी मिलेगी मिलेगी, सैलरी के अलावा जो कंपनी को लाभ होगा उस लाभ में कर्मचारी को क्या करना, कुछ हिस्सा बांट देना। क्या कहलाता है, लाभ सहभागिता कहलाता है। ठीक है, सहभागिता। सहभागिता का मतलब होता है संगठन की संपत्ति में कुछ हिस्सा देना। ठीक है, संपत्ति में कुछ हिस्सा, शेयर्स, मतलब कि कंपनी के शेयर्स दे देना कर्मचारियों को, सहभागिता कहलाता है। ठीक, सेवानिवृत्त लाभ, जब व्यक्ति रिटायर होता है तो उसके साथ उसको बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, वो सारी सेवानिवृत्त लाभ कहलाती है। पैसे वगैरह भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी सेवानिवृत्त लाभ कहलाती है। और अनुलाभ, ये भी रिटायरमेंट के बाद ही दिया जाता है, जो कि पूरी सर्विस के दौरान जितना तुमने कंपनी के लिए काम किया उसके बदले में कुछ पुरस्कार देती है, वही तुम्हारा अनुलाभ कहलाता है। ठीक है, तो चलिए, ये सारी हमने मौद्रिक प्रेरणाओं के बारे में जाना। ये सारी मौद्रिक प्रेरणा के क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देख लेते हैं अवित्तीय अमौद्रिक प्रेरणाएं क्या होती है। इसका अभिप्राय उन प्रेरणा से है जिनका मुद्रा से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ये कर्मचारियों की सामाजिक तथा सम्मान व आत्म प्राप्ति की आवश्यकता संतुष्ट करने में सहायक है। जो मौद्रिक प्रेरणाएं थी उनसे व्यक्ति की 2 आवश्यकता संतुष्ट होती है। कौन सी, शारीरिक, ठीक है, शारीरिक और सुरक्षा की, सुरक्षा, शारीरिक और सुरक्षा, ये 2 आवश्यकताएं तो मौद्रिक से संतुष्ट हो जाती हैं, और बाकी की जो 3 बची वो सारी अमौद्रिक से संतुष्ट होती हैं। ठीक है, तो अमौद्रिक प्रेरणा वह प्रेरणा होती है जिसमें पैसों से कोई लेना देना नहीं होता, पैसों के अलावा
कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने के लिए जो जो चीज़ अपनाई जाती है वह सारी अमौद्रिक कहलाती है। ठीक है, पैसों के अलावा और जिन चीज़ों से कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जाए वह अमौद्रिक प्रेरणा कहलाती है। ठीक है, जैसे कि क्या एग्जाम्पल है, इसके आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं। अमौद्रिक प्रेरणाएं, अमौद्रिक प्रेरणाएं कौन सी होती हैं? सबसे पहला पद, प्रमोशन कर दिया जाए तो ये अभिप्रेरणा हो गई, इसमें पैसे से कोई लेना देना नहीं। ठीक, संगठनात्मक वातावरण, संगठनात्मक वातावरण का मतलब होता है कर्मचारी जहाँ पर काम कर रहे होते हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, अच्छा पानी है नहीं है, चाय नाश्ता मिलता है नहीं मिलता, वहाँ पे ठंडी हवा है कि नहीं है। मतलब कि कर्मचारियों के लिए ऐसा वातावरण बनाना जिसमें कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी ना हो। ठीक, वह संगठनात्मक वातावरण कहलाता है। अगला है कैरियर बढ़ोतरी अवसर, कर्मचारियों को अवसर दिया जाना चाहिए जिससे कि वो अपने करियर में क्या करे, इंक्रीमेंट कर सके, मतलब वो अपने आप को और अच्छा बना सके। उसके लिए भी बहुत सारे अवसर कंपनियां देती हैं, टाइम टाइम पर उनको क्या करवाती है, ट्रेनिंग करवाती है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कंपनी में करवाई जाती है जिससे कर्मचारी आप खुद के उनके स्किल्स डेवलप होते हैं। करियर बढ़ोतरी अवसर का मतलब स्किल्स डेवलप करने के लिए उनकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। ठीक, अगला है कार्य संपन्नता, अगला है कर्मचारी पहचान कार्यक्रम, जिससे कि कर्मचारी को भी क्या मिले, पहचान मिले कि हाँ भाई इस कंपनी में मैं काम करता हूँ। वो कंपनी भी कर्मचारियों की क्या करे, सम्मान करें, उनके साथ कोई भी मतलब भेदभाव ना करें। ठीक है, सेवा सुरक्षा, मतलब उनकी नौकरी को सुरक्षित रखे, ऐसा बोल दे कि भाई तुम ज्वाइन हो गए तो तुम काम करो, तुम्हें नौकरी से कभी नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, कर्मचारी बिना पैसों के भी अभी प्रेरित होते हैं। वही ये सारे एग्जाम्पल हैं, पद, संगठनात्मक वातावरण, कैरियर बढ़ोतरी अवसर, कार्य संपन्नता, कर्मचारी पहचान कार्यक्रम, सेवा सुरक्षा, कर्मचारी भागीदारी, कर्मचारियों को भी जैसे कोई भी कानून या नियम वगैरह बनाना है या कुछ नई चीज़ करनी है तो उसमें कर्मचारियों को बोल दो कि आओ भाई तुम भी अपने हमें क्या बताओ, अपने सुझाव दो, जिससे कि कर्मचारी को लगेगा भाई हमें भी पूछा जा रहा है, हमें भी मतलब सम्मान, उससे कर्मचारी अभी प्रेरित होगा, वो कंपनी की तरफ उसका झुकाव बढ़ेगा जिससे कि वो काम को अच्छे से करेगा और जल्दी पूरा करने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, कर्मचारी सशक्तिकरण, ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि कर्मचारी अभी प्रेरित होता है बिना पैसों। तो बिना पैसों के अभिप्रेरित करना ही अमौद्रिक प्रेरणाएं कहलाती हैं, अमौद्रिक अभिप्रेरणा कहलाता है। ठीक, क्या है इसकी डेफिनेशन, जो कि इम्पोर्टेंट है पेपर में, इसी में से हो सकता है कि पूछ लिया जाए आपसे कि अमौद्रिक और मौद्रिक में क्या अंतर है, बताएं। ठीक है, नाप देख लेते हैं दोनों का क्या है। इसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, जो मौद्रिक अभिप्रेरणा होती है उसको मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, लेकिन अमौद्रिक में मुद्रा के रूप में मापा नहीं जा सकता। कहाँ उपयोग हो सकता है ये श्रमिकों के लिए उपयुक्त है। जो मौद्रिक अभिप्रेरणा है यह कर्मचारियों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, और जो अमौद्रिक प्रेरणा है ये श्रमिकों के लिए अधिक उपयुक्त है, श्रमिकों के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट है, जो मौद्रिक प्रेरणा है वह कर्मचारियों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जो अमौद्रिक प्रेरणा है ये कर्मचारियों के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। ठीक है, मतलब ये कर्मचारियों के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि कर्मचारी काम करेगा तो भाई उसको तो पैसा चाहिए, उसको पद वद से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उसको तो अपना तो जीवन चलाना है। ठीक, अगला है संतुष्टि का स्तर, यह निम्न स्तरीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, बताया था ना मौद्रिक से व्यक्ति की दो आवश्यकताएं पूरी होती है, कौन सी, शारीरिक, ठीक, और सुरक्षा, दो चीज़ें बताई थी, वो दोनों आवश्यकताएं मौद्रिक से होती है पूरी। और तीसरे अमौद्रिक में ये उच्च स्तरीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, जैसे सम्मान, पद और आत्म प्राप्ति। ठीक है, तो बाकी की जो तीन बची गई ये आवश्यकताएं इनको अमौद्रिक द्वारा पूरा किया जाता है। क्या देखने योग्य है इनमें, इससे देखा जा सकता है क्योंकि इसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। मौद्रिक अभिप्रेरणा को हम देख सकते हैं क्योंकि इनको हम मुद्रा के रूप में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मुद्रा का प्रयोग किया जाता है इसलिए हम देख सकते हैं, क्योंकि मुद्रा दिखती है। ठीक, और अमौद्रिक को हम देख नहीं सकते क्योंकि इसमें मुद्रा के रूप में इसको मापा नहीं जा सकता। ठीक है, मौद्रिक को हम देख सकते हैं क्योंकि उसे मुद्रा से काम करवाया जाता है, और अमौद्रिक में हम देख नहीं सकते क्योंकि इसमें देखने वाली किसी चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, मौद्रिक अदृश्य है, सॉरी अमौद्रिक
अदृश्य है और मौद्रिक दृश्य है। मुद्रा अभिप्रेरणा को देखा जा सकता है और अमौद्रिक अभिप्रेरणा को नहीं देखा जा सकता। ठीक, तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस था। पेपर में 3 नंबर का पूछ लिया जाता है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे भी पढ़ लेना। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है 7.2। मैं आशा करता हूँ कि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा। कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। नोट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पहले के जितने चैप्टर्स हैं उन सभी के प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है, तो वहाँ से जाकर देख सकते हो अगर अभी तक नहीं देखा है तो। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, तो दोबारा से हम आपकी अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट हो तो कमेंट करके बता देना, कुछ भी समझ में ना आया हो, जानना पहचानना चाहते हो कुछ भी, तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी जो पढ़ना चाहते हो बिजनेस स्टडी को हिंदी में, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।